हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो ये क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्लास है ये आपके बैंकिंग एग्जाम में एक कंपलसरी टॉपिक बनाता है, जो कि प्रीलिम्स में 5 और मेंस में कम से कम 10 नंबर का होता है। और काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं अलग अलग सोर्सेज से कि उनको क्लोज टेस्ट में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दिक्कतें तो इस तरह से हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि आखिर क्लोज टेस्ट को हम लोग हैंडल कैसे करें। यानी कि मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि ये जो क्लोज टेस्ट है ये एक्चुअली क्लोज टेस्ट का तिलिस्म है, ठीक है ना। और आज ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ये तिलिस्म के ये सारे राज जो है आज मैं खोल के रख दूंगा। यानी कि ये जो वीडियो है ये क्लोज टेस्ट का एक तरह से इंट्रोडक्शन होगा कि आखिर ये क्लोज टेस्ट जो एग्जाम में आता है, यानी कि कह सकते हैं कि पैसेज के तौर पे एक फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है, आखिर ये क्लोज टेस्ट एक स्टूडेंट से, एक बैंकिंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट से आखिर क्या डिमांड करता है, कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक है जो आपके पढ़े होने चाहिए ताकि आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार शाह और स्वागत करता हूं आप सबका यूट्यूब चैनल काबिल अकेडमी पे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लोज टेस्ट जो कि कंपलसरी टॉपिक है। हम तो एक एक नंबर के लिए पूरा एक चैप्टर पढ़ जाते हैं और यहाँ तो प्रीलिम्स में 5 और मेंस में कम से कम 10 नंबर का आने वाला है। तो आज समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये तिलिस्म है क्या और इसके सारे राज क्या है। ये सारे राज खुलने वाले हैं। क्लोज टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है, किस तरह के ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्या करना है। लोग कहते हैं कि आपको वोकैब बहुत पढ़ना पड़ता है, ये कहाँ तक सच है, नहीं है, क्या है, ये सारे चीज़ आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ेंगे। तो ज़रूरी है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आप नए हैं तो देखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपने एग्जाम्स दे रखा है, तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है कि आपका पूरा अप्रोच जो है ना वो चेंज हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें क्या करना है आगे जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्लोज टेस्ट में बेसिकली जो मोटे मोटे तौर पे जो बेसिक बातें हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। काफ़ी नॉर्मल सी बातें हैं, सबको पता है। क्लोज टेस्ट इज ऑल अबाउट व्हाट इज अबाउट अ पैसेज, जहाँ पे आपको पूरा एक पैसेज दिया रहेगा, एक स्टोरी दिया रहेगा जो नैरेटिव होगा या स्टैटिस्टिकल या इकोनॉमिक बेस होगा। सिंपल सी स्टोरी भी आती है, नैरेटिव स्टोरी भी आती है, कई डायलॉग्स भी आते हैं, कोई फैक्ट्स वगैरह, इकोनॉमिक फैक्ट्स वगैरह पे आते हैं। तो बेसिकली जो है क्लोज टेस्ट जो है वो कुछ नहीं है बल्कि एक पैसेज है। आपको एक पूरा पैसेज दिया रहेगा जहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैंक्स दिए रहेंगे। मिनिमम जो है 5 मार्क्स का एक ब्लैंक तो रहता ही है प्रीलिम्स में, और मेंस में जो है कम से कम 10 नंबर का ये रहता है। यानी कि 5 to 10 मार्क्स के लिए आज हम पढ़ रहे हैं, तो सोचिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिनका 0.25 या 0.1.25 के लिए भी एग्जाम पास नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ तो भाई 5 और 10 नंबर तो काफ़ी मायने रखता है। तो ये एक बेसिकली एक पैसेज है जहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैंक्स दिए रहते हैं। आपको यहाँ पे क्या फिलअप करना है, वर्ड्स फिलअप करना है। तो आपको ऑप्शंस में सारे वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको बेसिकली जो करना है, जो मेन मुद्दा है वो है चूजिंग द राइट वर्ड्स। यानी आपको जो ब्लैंक दिया रहेगा यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट वर्ड यानी सुइटेबल प्रॉपर जो इस ब्लैंक में फिट होता है, टोटल ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उस वर्ड को आपको यहाँ फिट करना है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये था क्लोज टेस्ट के बारे में बहुत ही आम बात जो आप सब जानते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनके ऊपर हमको बात करनी है, जो काफ़ी मायने रखता है, वो ये है कि सबसे पहले हमें करना क्या है। अगर आपको क्लोज टेस्ट को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है और अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट के स्टूडेंट हैं और सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आप इतना तो जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चंस को अप्रोच करने से पहले उसको समझना, उसके थीम को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको स्किम करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले रीड द होल पैसेज, यानी आपको जो पैसेज दिया गया है उसको एक बार थॉरोली आप रीड कर लीजिए, जो जिसमें आपको मुश्किल से शायद आपको 40 से 50 सेकंड आपको लगेंगे अच्छे से रीड करने में। लेकिन होता यह है कि जब आप पैसेज को रीड कर लेते हैं ना, बढ़िया से जब पैसेज को पढ़ लेते हैं, तो आपको उसके थीम के बारे में, यानी कि वो किस पे बेस्ड है, इकोनॉमिकली बेस्ड है, फैक्चुअल बेस्ड है, या स्टोरी है, या कोई कन्वर्सेशन है, ये आपको पता चल जाता है। और उसके डायरेक्शंस का आपको पता चलता है कि आखिर ये स्टोरी जा किधर रही है। तो एक बार आपको थीम पता चल गई ना, तो आपको पूरी फिल्म समझ में आ जाएगी। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड द स्पिरिट और थीम, जो मैंने कहा, यानी जो पैसेज लिखा गया है वो किसी फैक्ट पे बेस्ड है। अब वो फैक्ट इकोनॉमिक बेस हो सकता है, स्टैटिस्टिकल बेस हो सकता है, डेटा हो सकता है, किसी कंट्री के बारे में हो सकता है, या कोई नॉर्मल सी एक स्टोरी हो सकती है, या किसी ऑथर के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको उसके स्पिरिट को या थीम को बहुत अच्छे से समझना होगा
ताकि आप उसके डायरेक्शंस को, उसके फ्लो को आप जान पाए। ये बहुत जितना बोलने में आसान लग रहा है, ये उतना आसान है नहीं, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आपका क्लोज टेस्ट बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है, हेल्प इन टेकिंग राइट डिसीजन, यानी पैसेज को पढ़ के, उसके स्पिरिट और थीम को पढ़ के जो आपको हेल्प मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ताकि आप राइट डिसीजन ले सके कि आखिर जो हमें ब्लैंक दिया गया है, इस ब्लैंक में कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएटली फिट होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, इसको काफ़ी एलाबोरेटली हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहला जो इसका तिलिस्म है जो है वो है अंडरस्टैंड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी इसका जो व्याकरण है, जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें बहुत कुछ आ जाता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो है आपका टेंस आ जाता है, टेंस के बाद आपका वॉइस चेंज आ जाता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका नरेशन आ जाता है ना। उसके बाद आपका जेरांड आ जाता है। इसके अलावा जो इन्फिनेटिव वर्ब हैं, जो कि वर्ब की पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में ही आते हैं, ये सारे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एक एक करके इन सब पहलुओं पे आज बात करेंगे, ताकि लाइफ टाइम के लिए आपको क्लोज टेस्ट से बिल्कुल भी डर ना लगे, बल्कि उसके लिए जो पढ़ना होगा वो आप पढ़ें। आपको क्लोज टेस्ट में 5 के 5 और 10 में 10 लाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी तो काबिल अकादमी लेता है। जी हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को काबिल अकादमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या मैंने एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों के लिए। ये एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है, सबसे पहले उसके ग्रामर को समझे कि आखिर मुझे यहाँ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट डालना है, या वर्ब डालना है, या यहाँ पे एक्टिव या पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन का इस्तेमाल हुआ है। तो हर एक ग्रामर का अपना अलग अलग नियम है, अपना अपना अलग अलग स्कोप है कि नहीं। आपको उसी दायरे में रख के उसका आंसर देना होगा। यहाँ पे देखिए, बाइंग अ हाउस इज अ बिग डिसीजन, घर खरीदना एक बहुत बड़ा फैसला होता है, एंड यू नीड टू बी फाइनेंशियली, और आपको चाहिए कि आप घर खरीदते हैं तो आपको फाइनेंशियली, देन इट इज ब्लैंक, यू डोंट नो, इमोशनली रेडी बिफोर यू टेक द डिसीजन। यानी कह रहा है घर खरीदना एक बहुत बड़ा डिसीजन है और आपको फाइनेंशियली डैश इमोशनली तैयार रहना होगा बिफोर यू टेक द डिसीजन। यानी घर खरीदने का फैसला लेने से पहले फाइनेंशियली और इमोशनली आपको तैयार रहना होगा। जब आप देखिए, मैंने अभी कहा और आपको आंसर मिल गया, मैंने क्या कहा, फाइनेंशियली और इमोशनली, यानी कि यहाँ दो चीज़ें हैं, यहाँ भी फाइनेंस में LY है और यहाँ भी इमोशनल में क्या है, LY है। दोनों जगह हमने एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है, यानी दोनों एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं। तो दो जो सेम सब्जेक्ट्स और वर्ब एडवर्ब कुछ भी जो सेम होता है, या दो सेंटेंस के क्लॉजेज हैं सेम है, जब इनको ज्वाइन करने की बात होती है, कंजंक्शन करने की बात होती है, ज्वाइन करने की बात होती है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, बट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ हमें कॉन्ट्रास्ट पैदा करना है। एक तरफ पॉजिटिव बात कही गई है, दूसरी ओर किसी नेगेटिव बात कही गई है। एक तरफ गुड कहा गया है, दूसरी ओर बैड कहा गया है। एक तरफ डे तो दूसरी ओर नाइट, यानी कि उल्टा जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है वहाँ हम बट का इस्तेमाल करते हैं। येट का इस्तेमाल भी हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। येट का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग करते हैं, यहाँ पे ऐसा है नहीं। दो और एज वेल एज का इस्तेमाल भी यहाँ पे नहीं होगा, अप्रोप्रिएट नहीं है कंजंक्शन। एज वेल एज का इस्तेमाल जहाँ हम ये कहने के लिए करते हैं, हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली रेडी दोनों ही लगता है कि लगभग एक ही है, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, जब आप गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले एलिमिनेशन करें। अगर आपको सही आंसर नहीं आता है, आप सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को यूज करें, ताकि उन आंसर्स को आप आउट करें जो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो उन्हें वहाँ डाल के आप समझ सकते हैं कि यहाँ फिट नहीं बैठेगा, और अगर ग्रामर आपका वीक भी है तब भी आप इनको एक एक करके यहाँ पे डालें और इनको रीड करें, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको इतना समझ में आ जाएगा, स्वाभाविक है कि आप समझ में आ जाए कि ये वर्ड्स तो यहाँ नहीं होने वाले, बचेंगे 2 से 3 ऑप्शन, उसमें आसानी से पता कर लेंगे थोड़ा एफर्ट डाल के कि आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा एंड, क्योंकि हम ये कह रहे हैं केवल आपको फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी तैयार होना होगा
घर खरीदने से पहले, ये डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियली और इमोशनली आपको तैयार होना पड़ेगा ये डिसीजन लेने के लिए। एज वेल एज का इस्तेमाल इन एडिशन टू, एक्स्ट्रा अतिरिक्त कोई बात कहने के लिए जब हम लोग कुछ कहते हैं तब हम लोग एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सही कंजंक्शन होगा वो होगा हमारा कौन सा, एंड, क्योंकि दोनों एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम सब्जेक्ट, सेम नाउन को ऐड ज्वाइन करने के लिए हम लोग एंड का इस्तेमाल करते हैं। राम एंड श्याम, मोहन एंड सीता, इस तरह से दोनों सब्जेक्ट है तो हमने एंड का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको कहा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, टेंस, वॉइस चेंज, नरेशन, जनरल, मोटे मोटे तौर पे ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है, अगर आपका ये सही है, अगर आपने ये प्रिपेयर करा है और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है, और सिर्फ इन लेसन्स को नहीं पढ़ना है बल्कि इनके एप्लीकेशंस को भी पूरा करना होगा, ताकि इनके जो एप्लीकेशन है, कहाँ इन्हें अप्लाई करना है, वो आपको पता होना चाहिए, तो ही आप क्लोज टेस्ट कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था। हम लोग आगे देखते हैं, जो मैंने अभी कहा आपसे, एलिमिनेशन। ये बहुत ही वंडरफुल मेथड है, लेकिन इसके लिए आपका ग्रामर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं बचा है और आप उतना पूरी ग्रामर अब नहीं पढ़ पाए हैं, उतने चैप्टर्स आप नहीं कर पाए हैं, जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो लॉन्च की है जहाँ पे SBI क्लर्क 2022 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, वो वीडियो अपलोड हो रही है, आपको मिल जाएगी या मिल चुकी होगी। तो अगर आपके पास सिर्फ 2 महीने का समय है तो इतना आसान नहीं होता है कि 2 महीने में हम सारे ग्रामर पढ़ लें, लेकिन कुछ तो पढ़ लेते हैं, तो इतनी तो आइडिया हो जाती है कि हम चीज़ों को एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। और अगर नहीं भी है तो काबिल एकेडमी में मैं ये पूरे क्लास आपको दूंगा, फ्री में दूंगा, ताकि आप एग्जाम्स के पहले बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। देखिए एलिमिनेशन कैसे होगा, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि इसके बाद बहुत सारी वीडियोस आएंगी क्लोज टेस्ट पे जहां मैं सब कुछ सिखाऊंगा, जहां मैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लूंगा और वहां समझाऊंगा कि यहाँ जो मैं वीडियो मैंने आपको बताया वहां कैसे अप्लाई करना है। कैमल्स कैन ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, ब्लैंक पता नहीं है, एंड इनटेक ऑफ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। कई सारी चीजें होती हैं सेंटेंस में स्टूडेंट्स, जिन्हें देख के आप कई सारे ऑप्शंस को आउट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो क्या बोला है, कैमल्स कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, एक पॉजिटिव बात है। ये कौन सी बात है, पॉजिटिव बात है कि ऊंट बहुत लंबी दूरी जा सकता है, हम सब पता है। डैश एन इनटेक ऑफ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी पानी की एक भी बूंद लिए अब यहां पता नहीं है क्या होगा। तो पढ़ के क्या आपको यह फील नहीं होता है कि क्या कहना चाहता है, यानी कहना यह चाहता है कि पानी की एक भी बूंद पिए बिना कैमल जो है लंबी दूरी तय कर सकता है, यानी वो एक बार पानी जब पी लेता है तो लंबी दूरी तक चलता है और बिना एक बूंद पानी दोबारा पिए। तो अगर आप ये बात समझते हैं, अब देखिए, अब ये जो मैंने कहा, क्या कहा कि रीड द पैसेज, अंडरस्टैंड द स्पिरिट एंड थीम ऑफ द पैसेज, दैट विल हेल्प यू टू चूज द राइट वर्ड, राइट डिसीजन। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, पैसेज को पढ़ा, पैसेज को पढ़ के मैं थोड़ी देर रुका और समझा। ठीक है, समझने के बाद मुझे यह समझ में आया कि एक बूंद भी पानी, अब ऊंट एक बूंद तो पानी पिएगा नहीं, पिएगा तो बहुत सारा पिएगा ही नहीं, वो ये कहना चाहता है कि एक बूंद भी पानी पिए बिना ऊंट जो है लंबी से लंबी दूरी तय कर सकता है। यानी हमें यहाँ पे कौन सा वर्ड चाहिए, नेगेटिव वर्ड चाहिए। अगर हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए तो फॉर नहीं होगा, एक्सेप्टिंग नहीं होगा, रिसीविंग नहीं होगा। कैसे होगा, है ना, बिना पानी पिए, बिना एक बूंद पानी पिए, तो बिना, यानी कि हमको नेगेटिव वर्ड चाहिए। तो आप बताओ ना, विदाउट को छोड़ के कौन नेगेटिव है, फॉर नेगेटिव है, एक्सेप्टिंग नेगेटिव है, रिसीविंग क्या नेगेटिव है, नहीं है, कौन नेगेटिव है, विदाउट। तो यह हमारा सही वर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां सही वर्ड होगा विदाउट। तो मोटे मोटे तौर पे मैं जो कहना चाहता हूं बच्चों, वो ये कहना चाहता हूं कि आप पैसेज को पढ़ें, समय दे खुद को, आप हड़बड़ी में एग्जाम ना दे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सारे आप ग्रीन करके आ जाएंगे या कहेंगे मैंने बहुत सारा एग्जाम दिया लेकिन पता चला 50% से अधिक आपने नेगेटिव किया, उससे अच्छा थोड़ा ठहरे, लंबी गहरी सांस ले, सवालों को पढ़ें, उसके थीम को पढ़ें, फिर उसका जवाब दे, देखिए आपको सही आंसर ही आएगा। तो यहाँ हमने क्या समझा कि सेंटेंस पहला लाइन जो है पॉजिटिव है, लेकिन दूसरे लाइन में हमें नेगेटिव वर्ड डालना है, जबकि मेरे ऑप्शन में 3 ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि तीनों के तीनों वर्ड जो है पॉजिटिव है, एक ही वर्ड बचता है वो है विदाउट। इस तरह से आपको क्लोज टेस्ट में एग्जामिनर आपको एग्जामिन करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप है कि नहीं है। ठीक है, और बच्चों अगर नहीं भी है तो मैं यहाँ राजेश सर हूँ आपके लिए। 11:15 बज रहे हैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। नवंबर में आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा है SBI की, दिसंबर में मेंस की परीक्षा है, उसके पहले मैं आपको सारी तैयारी करा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एलिमिनेशन देख लिया हमने,
आगे है, इफ मोर मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट देन फिट देम इनटू द ब्लैंक एंड सी विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि इतना आसान तो एग्जाम में आता नहीं है, एक ब्लैंक है, पैसेज है और वहाँ पे 4 या 5 ऑप्शन है, लेकिन 4 या 5 ऑप्शन में 3 या 4 ऐसे होते हैं, कभी कभी तो पूरे के पूरे ऐसे होते हैं कि सारे लगते हैं कि वहाँ पे आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन ही ऐसे दिए जाते हैं कि ऐसा लगता है, फील होता है कि यहाँ पे ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी होगा, अगर ई भी होगा तो वो भी होगा, या फिर नन ऑफ दीज। हालांकि नन ऑफ दीज तो यहाँ पे नहीं होता है, खैर ये नहीं होगा, लेकिन अगर पांचों ऑप्शन भी होता तो ऐसा लगता है कि पांचों के पांचों होंगे। नाउ यहाँ पे you have to be very careful while choosing the right word. Now in order to choose the right word you have to be very careful by reading the whole paragraph, reading that specific blank। जो specific blank में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके ऊपर का 2 लाइन, उसके नीचे का 2 लाइन, है ना, उसके ऊपर का 2 लाइन, उसके नीचे के 2 लाइन के स्टोरी को आप समझे। समझने के बाद आपको उस ब्लैंक में समझ में आएगा कि यहाँ का जो थीम है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या किस तरह की भाषा है, क्या कहना चाहता है। अगर अभी समझते हैं तो आपको आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए, द कीपर लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ, यानी सबके रखवाले जो भगवान शिव हैं, इज नोन टू बी द ग्रेटेस्ट हंटर ऑफ देम ऑल, सबसे बड़े शिकारी माने जाते हैं। एज ही सिट्स ऑन अ टाइगर स्किन, क्योंकि वो बाघ के जो स्किन होता है, जो बाघ का जो स्किन होता है ना, चमड़ी, उस पर बैठते हैं। एंड कवर्स, कवर का मतलब होता है ढकना। आप किस चीज़ को ढकते हैं? जो चीज़ अनकवर्ड है, जो ढका हुआ नहीं है, ठीक है। एंड कवर करते हैं हिज डैश बॉडी नाउ विथ एनिमल फर, किससे? जानवरों के रोए से। जानवरों को जो फर होता है, जो उनके शरीर पे जो बाल होते हैं, उनसे फर से अपने बॉडी को ढकते हैं। नाउ बॉडी, अब देखो बॉडी यहाँ पे क्या है? नाउन है। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एंड कवर्स हिज डैश बॉडी। अब मुझे आप बताओ, ये नाउन है। अब यहाँ बता रहा है किस तरह की बॉडी है, नहीं पता, ये नहीं पता, पर इतना पता कौन सा वर्ड है नहीं पता होगा, लेकिन इतना पता है कि बॉडी नाउन है। और अगर नाउन है और इसके बारे में कुछ अगर कहा जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे होगा एडजेक्टिव। क्या होगा यहाँ पे? एडजेक्टिव, यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यानी नाउन है तो नाउन के बारे में कुछ बताएगा। ये तो हुआ कि चलो भाई हमें एडजेक्टिव चाहिए। अगर हमें एडजेक्टिव चाहिए तो आप देखो, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बेयर एडजेक्टिव है, वैकेंट एडजेक्टिव है, अनकवर्ड भी क्या है? एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे बात यह है कि चारों के चारों जो है एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव। अब हो गया लफड़ा कि हम यहाँ चारों में से दे तो दे किसको? बॉडी ब्यूटीफुल हो सकती है, बॉडी बेयर हो सकती है, वैकेंट को हम लोग खाली हटा सकते हैं क्योंकि वैकेंट से बनता है वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी कहाँ पे? जहाँ पे जॉब की, जैसे SBI PO की वैकेंसी निकली है, 5008 प्लस वैकेंसी निकली है, 478 बैकलॉग की वैकेंसी निकली है, तो हम इसे आउट कर सकते हैं कि इसका बॉडी से कोई लेन देन नहीं है। जहाँ पे जगह खाली होती है, जहाँ पे स्पेस खाली होता है, नौकरी के लिए रिक्त स्थान होता है, उसे हम लोग वैकेंट कहते हैं, खाली होता है। रूम वैकेंट है, कमरा खाली है, बैठ जाइए, उसे वैकेंट कहते हैं। लेकिन बॉडी के लिए वैकेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन ब्यूटीफुल, बेयर और अनकवर्ड, ये तीनों लगता है कि तीनों होगा। अब यहाँ क्या करें ये कि सबसे पहले आप ब्लैंक को देखिए। ब्लैंक के बाद क्या है? बॉडी, यानी कि शरीर। क्या किया है? कवर, ढका है। ढका है, इसका मतलब यह है कि बॉडी कैसी है? नेकेड है। बॉडी कैसी है? नेकेड है, यानी कि नंगी है। बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं है। और बॉडी अगर नंगी है, यानी बॉडी पे कोई कपड़ा अगर नहीं है, वस्त्र अगर नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वहाँ ब्यूटीफुल तो होगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बॉडी ब्यूटीफुल है इसलिए आप एनिमल फर से उसे कवर करना चाहते हैं, कोई तुकी नहीं बनता है। आप सोचो, इस एंगल से सोचो, सिर्फ यही क्वेश्चन है, इसको समझोगे तो बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा ना। यही तो नहीं आएगा एग्जाम में, या आप कुछ भी पढ़ लो वो भी नहीं आने वाला है। पर आप जो भी प्रैक्टिस करते हो उसी टाइप के, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं ना। आप जो पढ़ोगे वो नहीं आएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं आएगा, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो आएगा, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ब्यूटीफुल तो होने से रहा, वैकेंट कभी होगा नहीं। ब्यूटीफुल कैसे होगा? ब्यूटीफुल बॉडी, अरे जिस बॉडी पे कपड़ा नहीं है, जिस बॉडी पे कपड़ा नहीं है हम उसको ढकते हैं ना, तो ब्यूटीफुल तो होने का नहीं। वैकेंट वैकेंसी के लिए आता है। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है अनकवर्ड और एक है बेयर। अनकवर्ड का मतलब होता है जो ढका हुआ नहीं है, खाली है। बेयर का मतलब होता है खाली बदन, यानी कि नंगा। अब इन दोनों में द्वंद्व होगा, युद्ध होगा कि इन दोनों में होगा क्या।
तो आपको पता ये लगाना है कि बॉडी के साथ कौन सा वर्ड एकदम एप्रोप्रिएट जाता है। तो जब भी नंगे शरीर की बात होती है, नंगे शरीर की बात होती है, और अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट के स्टूडेंट हैं और आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार आप पैसेजेस पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन देते हैं, ग्रामर पढ़ते रहते हैं, कई सारे वर्ड्स वोकैब आपको पता है, तो आपको पता होगा इसके साथ जो सही वर्ड जाता है वो जाता है बेयर, यानी कि नेकेड बॉडी, यानी कि भगवान शिव का जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो खाली होता है, वो नंगा बदन होता है, उसी को एनिमल के फर से ढका जाता है। यहाँ पे अनकवर्ड नहीं होगा। अनकवर्ड भी लगता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये एप्रोप्रिएट नहीं है, सही है लेकिन इस वक्त जो सेंटेंस दिया गया यहाँ आपके लिए सुइटेबल नहीं है। ये वैसा ही हो गया कि आप भी क्वालिफाइड हो, मैं भी क्वालिफाइड हूँ, है कि नहीं, दोनों ही जॉब के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसमें से एक कुछ ऐसा है, उसके पास क्वालिफिकेशन है कि वो ज़्यादा सुइटेबल है और दूसरे वाला कम सुइटेबल है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि नौकरी मुझे मिली, उनको नहीं मिली, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जो उससे थोड़ा अलग होता है। यहाँ भी वही है, बेयर और अनकवर्ड दोनों सेम मीनिंग रखते हैं, लेकिन ज़्यादा सुइटेबल कौन है, वो है बेयर। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये जानें, इस तरह से पहले चीज़ों को एलिमिनेट करें, और बाकी जो बचते हैं उसमें भी बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है और कौन सबसे ज़्यादा सुइटेबल होता है। देखिए कितना माइन्यूट चीज़ है, और अगर आप क्लोज टेस्ट को इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपकी इंग्लिश की पूरी 30 में 30 नंबर आने की पूरी गारंटी है। मेरे स्टूडेंट्स तो लाते हैं और अच्छा भी करते हैं। आगे है, इन केस ऑफ कंफ्यूजन देन सी विच ऑप्शन वर्ड इज मोर ऑफन यूज्ड विद द वर्ड्स अराउंड द ब्लैंक। यानी सेम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इन द सेंस कि भैया समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली कौन सा वर्ड यहाँ फिट होगा, तो आप क्या देखो, आप ये देखो कि सेंटेंस में क्या कोई ऐसा कीवर्ड है, क्या कोई ऐसा वर्ड है जो बहुत आमतौर पे हम लोग के डेली लाइफ में, या आमतौर पे न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर में, या आमतौर पे लोगों के मुख से कन्वर्सेशन में लोग सुनते रहते हैं, और उस वर्ड के साथ हमेशा ये वर्ड ही जाएगा, हमेशा ये वर्ड ही जाएगा, यानी उसके अलावा कोई और वर्ड नहीं जाएगा। वो कस्टमरी है, मैं ट्रेडिशन है, परंपरा है, ये है तो ये ही जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। जैसे सानिया खाजा डिड नॉट फाइंड तोहार मलिक डैश फॉर मैट्रिमोनियल पर्पस। अब ये सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए। सानिया खाजा कौन है मुझे पता नहीं, ठीक है, डिड नॉट फाइंड तोहार मलिक मुझे पता नहीं कौन है, बस ये लड़की है, लड़का है मुझे पता है, फोटो मैंने डाल दिया है। सानिया खाजा डिड नॉट फाइंड तोहार मलिक, सानिया खाजा ने तोहार मलिक को नहीं पाया डैश फॉर मैट्रिमोनियल पर। मैट्रिमोनियल क्या होता है, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू मैरिज, शादी संबंधी जो बातचीत होती है उसे मैट्रिमोनियल कहते हैं। तो कह रहा है कि सानिया खाजा ने जो है वो तोहार मलिक को शादी के लायक जो है नहीं समझा, शादी के लिए उपयुक्त योग्य नहीं समझा। अब बताओ यहाँ पे कंपैटिबल है, परफेक्ट है, गुड है, मैच है, ब्यूटीफुल है, सारे के सारे लगते हैं कि सही है ना। मतलब यहाँ पे देखो डिड नॉट फाइंड, ये तो नेगेटिव दिया हुआ है। अब यहाँ बताना है मैट्रिमोनियल पर्पस के लिए नहीं है, तो कंपैटिबल नहीं है, परफेक्ट नहीं है, गुड नहीं है, मैच नहीं होगा, कोई वर्ड ही गलत दिया है, ब्यूटीफुल नहीं है। ऐसा लगता है कि चारों के चारों वर्ड हो जाएंगे, लेकिन जब इस तरह का कन्फ्यूजन हो तो आंसर तो आपको मिले, आंसर तो एक ही है ना, 4 ऑप्शन हो या 5 ऑप्शन हो, आंसर तो एक है, ये तो आपको पता है। हमें लगता है कि पांचों में पांचों या चारों में चारों होगा, पर होगा आंसर एक ही। अब बताओ, यहां मैट्रिमोनियल दिया हुआ है। जब भी शादी की बात आती है, हम शादी किससे करना चाहते हैं, हम ऐसे जीवन साथी की तलाश करते हैं जिनके साथ आप कंपैटिबल हो। क्या हो, कंपैटिबल हो। बॉलीवुड में बहुत सारे स्टार ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, 17 साल शादी हो जाने के बाद तब उनको पता चलता है कि दे आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के योग्य नहीं है। और उनमें क्या होता है, 17 साल 18 साल के बाद जब उनके बेटे बड़े हो जाते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि नहीं, हम लोग कंपैटिबल नहीं, हमारी मानसिकता नहीं मिलती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हमारी जो सोच है वो क्लैश हो रही है कई मुद्दों पे। तो एक दूसरे को मैट्रिमोनियल पर्पस के लिए कंपैटिबल नहीं मानते। शादी के पहले भी हम यही देखते हैं कि वेदर वी आर कंपैटिबल टू ईच अदर और नॉट, हम लोग एक दूसरे के लिए मतलब योग्य है कि नहीं है, या सब कुछ मैच करता है कि नहीं। तो जहां मैट्रिमोनियल की बात आती है, परफेक्ट खत्म हो जाता है, गुड खत्म हो जाता है, मैच खत्म हो जाता है, ब्यूटीफुल खत्म हो जाता है, क्योंकि जब भी शादी ब्याह की बात आती है केवल एक ही वर्ड है कंपैटिबल जो मैट्रिमोनियल के साथ जाता है। जी हाँ, कंपैटिबल, कंपैटिबल।
ये आपने आमतौर की ज़िंदगी में भी सुना होगा, अरे यार वो कंपैटिबल नहीं है, हम लोग में मैच नहीं हो रहा है, इसकी शादी नहीं कर सकते। तो इसलिए एक ही वर्ड है जो यहाँ फिट बैठता है और कोई नहीं। तो ऐसा भी क्वेश्चन, ऐसा भी कोई ब्लैंक आपको मिलेगा जहाँ आपको ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा वर्ड्स के साथ खेलेंगे, वर्ड्स आपको उतना ही आपका साथ देना स्टार्ट कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं। टोन ऑफ द ऑथर, यानी मैंने कहा था शुरू में कि रीड द पैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट एंड थीम ऑफ द पैसेज, दैट विल हेल्प यू टू टेक द राइट डिसीजन। यानी जब पैसेज को पढ़ते हैं ना, तो जो नरेटर होता है जिसने ये लिखी है, तो उसका एक टोन समझ में आता है। टोन कहने मतलब है कि टोन कैसा है, मतलब फनी है, ह्यूमरस है, सीरियस है, नैरेटिव है, जस्ट नरेट कर रहा चीज बता रहा है, इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल का मतलब होता है नॉट हैविंग ह्यूमन फीलिंग, किसी में फीलिंग ही नहीं है। सरकेस्टिक है, जहाँ पे क्रिटिसिज्म, सरकाज़म होता है, आलोचनाएं करते हैं आप चीज़ों की, और या बहुत सारी, तो बहुत सारे टोन हो सकते हैं। तो अगर आप पैसेज को पढ़ लेते हैं ना, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आखिर वहाँ पे नरेटर का जो ऑथर है उनका टोन कैसा है। एक बार आपको टोन अगर समझ में आ गया तो आप वर्ड्स को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है कि उस ब्लैंक में एज पर द टोन ऑफ द ऑथर क्या होगा। अब देखो, मैंने कहा इफ द टोन इज फनी, आप पढ़ते हो और पूरा पैसेज को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि बड़ा ही फनी सा पैसेज है। तो अगर पैसेज बड़ा फनी है तो ट्राई एंड यूज वर्ड दैट इवोक फन। तो उस ब्लैंक में आप वो वर्ड डालो जो फन को इवोक करता है, यानी कि जो मज़ेदार हो, है ना, जो काफ़ी मजाकिया हो, जो आपको खुशी देता हो। इस तरह के आपको वर्ड्स जो हैं पहले प्रेफरेंस देने चाहिए अगर टोन जो है फनी होता है तो। और इसी तरह से अगर टोन मान लीजिए सरकास्टिक है, आलोचना है, क्रिटिसाइज किया जाता है, तो ऐसा वर्ड आप डालिए जो सरकाज़म इवोक करता है, जहाँ पे आलोचना है, क्रिटिसिज्म, व्यंग दिया जाता है, किसी को बुरा भला कहा जाए, किसी पे ताना कसा जाए, टॉन्टिंग किया जाए, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल। तो ये ना वो लाइन पढ़ के, वो ब्लैंक पढ़ के आपको ना बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे ऑथर का टोन कैसा है। तो टोन को समझिए, टोन समझ गए, वर्ड्स मिलेगा। देखो, सिंचन फेमस कार्टून कैरेक्टर है, बड़ा ही मजाकिया है, वो बच्चों को मैंने हंसाने का काम, बड़े भी देखते हैं। सिंचन डैश डाउन द स्टेयर्स, यानी कि सिंचन जो है डैश डाउन द, अब देखो डाउन द स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी से नीचे। अब सीढ़ी से नीचे उतरा कि सीढ़ी से नीचे गिरा, ठीक है। बम्पिंग एलोंग, बम्पिंग मतलब धक्के खाते हुए, ठोकरे खाते हुए, लाइक अ क्वार्टर इन अ टम्बलिंग डायर, लाइक अ क्वार्टर इन अ टम्बलिंग, यानी कि ये एक सिचुएशन है। सिंचन क्या हुआ, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। अब इस तरह से गिर गया कि देख के बड़ा हंसी है। आप देखते हैं ना कार्टून कैरेक्टर में जब कोई चीज़ गिरती है तो टंग टुंग टेंग टांग टेंग इस तरह की आवाज़ें आती रहती है, और देख के वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो मतलब उसको चोट नहीं लगती है, या चोट लगती भी तो कार्टून तो क्या होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। चोट लगती है, ठीक हो जाती है, मरते तो है नहीं, दे आर इमॉर्टल। तो यहाँ पे जो टोन है वो क्या है, फनी है। ऑथर का जो टोन है वो फनी है, और अगर ये फनी है तो हमें यहाँ फनी वाले ही वर्ड चाहिए। यहाँ पे देखिए फेल का सिंपल मतलब होता है फेल डाउन द, सीढ़ी से नीचे गिर गया, कोई फन नहीं है इसमें। ड्रॉप, किसी ने ड्रॉप कर दिया, छोड़ देना, ये भी नहीं होगा। सेट, बैठ गया, बैठा तो होगा नहीं, डाउन द स्टेयर ना, सीढ़ी से नीचे आया, बैठने का सवाल ही नहीं होता। बच्चा कौन, टम्बल्ड। अब यहाँ पे टम्बल्ड का मतलब क्या है, टम्बल्ड का सीधा हिंदी से बहुत मजाकिया सा मतलब, फनी मतलब है लुढ़कते पुढ़कते नीचे गिरना। आपने कार्टून में देखा होगा, कार्टून को ऊपर से नीचे गिरते हुए, माथे पे, पैर पे, पिछवाड़े पे चोट लगती है, लेकिन उसे कुछ होता नहीं है, और हम लोग को खूब मज़ा आता है। तो देखिए यहाँ पे टोन, ऑथर का टोन फनी है, इसलिए हमने वो वर्ड्स ढूंढे जो फन को इवोक करते हैं। सरकाज़म होगा तो वो उन वर्ड्स को ढूंढिए जो सरकाज़म, क्रिटिसिज्म को इवोक करते हैं, है कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को समझना काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको क्लोज टेस्ट में। आगे देखें, फाइंड आउट द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढना सबसे ज़रूरी होता है, और ये क्लोज टेस्ट का मेरे हिसाब से एज पर मी एंड काबिल अकाडमी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लोज टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपको 10 में 10 दिला सकता है, ठीक है। देखो क्या है, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच एक नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, इसे ढूंढना है। नाउन इज रिक्वायर्ड व्हेन द ब्लैंक इज एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और एट द ऑब्जेक्ट। नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत कब होती है, देखो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, तो ये जो यहाँ जो वोकैब जो आपको वर्ड्स दिया गया, ये किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉलो करता है। या तो ये नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या ये वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अरे किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो वर्ड फॉलो करता है ना। तो सबसे पहले जो कोई नहीं बताता है ना, आप एक बात याद रखो
कि जो भी वर्ड होता है ना, एक वर्ड ही हो तो एक ही वर्ड को आप नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही वर्ड्स अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग सेंटेंस के मीनिंग में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को परफॉर्म करता है कि नहीं? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो नाउन का इस्तेमाल कहाँ होगा? अगर फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट में सेंटेंस के शुरुआत में हो, जैसा कि यहाँ पे हो, या ये क्या है वर्ब, वर्ब के अगर बाद हो तो वहाँ पे नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा मैक्सिमम केस में होता है। मैंने लिखा है एवरी लीडर, लीडर क्या है? नाउन। एवरी यहाँ क्या है? एडजेक्टिव, हर नेता। तो हमें यहाँ नाउन चाहिए क्योंकि सेंटेंस को शुरुआत करने के लिए हमें नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है मैक्सिमम केसेस में। सो एवरी लीडर शुड परफॉर्म, परफॉर्म क्या है हमारा? वर्ब है। अगर वर्ब है तो किस पे क्या परफॉर्म करना है? हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, है कि नहीं? क्या है? हीज। ही से बनता है हमारा क्या? ही से बनता है हमारा पॉजिटिव केस क्या बनता है? हीज, है ना? तो ये हमारा क्या है? प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो एवरी लीडर, लीडर को हमने कोई जेंडर नहीं दिया तो उसको मैस्कुलाइन जेंडर मानेंगे। मैस्कुलाइन जेंडर मानेंगे तो हमारा यहाँ जो प्रोनाउन होगा वो मैस्कुलाइन होगा, यानी कि ही लेंगे। लेकिन किसकी ड्यूटी? लीडर की ड्यूटी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हीज हो जाएगा। यानी मोटे मोटे तौर पे ये कहा जाता है कि जब सेंटेंस के शुरुआत में ब्लैंक हो, वर्ब के बाद ब्लैंक हो, तो जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें नाउन की ज़रूरत पड़ती है, नाउन की डिमांड होती है। मैं नाउन कहाँ पर यूज़ हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, ये मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब वीडियो बनेगी वहाँ मैं क्लोज टेस्ट लूँगा और वहाँ समझाऊंगा कैसे ये सब वहाँ अप्लाई होता है। इसके बाद कहाँ पे? आफ्टर एन एडजेक्टिव। शुरू में और वर्ब के बाद तो होता ही है, और एडजेक्टिव के बाद भी होता है, क्योंकि एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव के बाद अगर जगह खाली है तो हमें नाउन चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करेगा। वी विल बी डिस्ट्रॉयड, हम नष्ट हो जाएंगे। इफ सिविल डैश इज स्टार्टेड, अगर ग्रह डैश शुरू हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सिविल का मतलब होता है ग्रह, यानी कि यहाँ सीधी सीधी बात ये कहना चाहता है, सिविल मतलब घर में होने वाला या अपने देश के अंदर होने वाला। क्या होने वाला यहाँ पे नहीं है, यानी यहाँ पे हमें चाहिए नाउन, क्योंकि सिविल क्या है? सिविल है हमारा एडजेक्टिव। सिविल क्या है बच्चों? सिविल है हमारा एडजेक्टिव। वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी विल बी डिस्ट्रॉयड इफ सिविल डैश इज स्टार्टेड। सिविल क्या? तो एक तो आमतौर पे हम लोग हमेशा सुनते हैं कि सिविल वार, तो इतना तो पता है, देख के हम बोल सकते हैं कि भैया इसका आंसर क्या होगा? हमारा वार होगा। वार क्या है? वार का मतलब होता है युद्ध, ये एक नाउन है। पर युद्ध तो बहुत तरह के होते हैं ना, यहाँ पे किस युद्ध की बात हो रही है? नॉट वर्ल्ड वार, जैसे कि वर्ल्ड वार, यहाँ पे है सिविल वार, गृह युद्ध, अपने ही देश में जो युद्ध लग जाता है कि नहीं। रियोट नहीं हो सकता है, दंगा, क्योंकि सिविल रियोट बोले कोई वर्ड ही नहीं होता है, सिविल वार होता है, रियोट अलग चीज होती है। सिविल डिस्टर्बेंस ये कोई बात नहीं हुआ, डिसओबीडियंस ये कोई बात नहीं हुआ। देखिए हालांकि यहाँ पे ANC यहाँ पे दिया हुआ, ये दोनों नाउन की कैटेगरी में फॉल होते हैं, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है, सुइटेबल नहीं है, नहीं होगा। सिविल वार होता है, सिविल रियोट क्या होता है, और कोई वर्ड यहाँ नहीं होगा। तो देखिए एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करेगा। आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी हमको नाउन की जरूरत पड़ती है, जो उस नाउन को सेंटेंस के दूसरे हिस्से से कनेक्ट करने का काम करता है प्रीपोजिशन, दूसरे वर्ड्स को भी कनेक्ट करता है। नीरज चोपड़ा इज वॉकिंग हिज थर्ड अटेम्प्ट, तीसरे प्रयास की तरफ दौड़ रहा है, कहाँ? एट। अब देखिए एट क्या है? प्रीपोजिशन। अब आप मुझे बताओ, ये प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है एट, मतलब कहाँ, कहाँ पे हो रहा है? आपको जगह का नाम बताना है, तो जगह का नाम बताओगे तो आपको नाउन चाहिए ना, आपको नाउन चाहिए ना। तो अगर आपको नाउन चाहिए तो आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं, आप सबसे पहले उन वर्ड्स को एलिमिनेट कर दो जो नाउन की कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते, जो नाउन के अलावा दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप पहले उन्हें एलिमिनेट करो। जैसे ही उन्हें एलिमिनेट करोगे आप पाओगे कि आपके पास जो बचे हैं वो एक या दो वर्ड्स ही बचेंगे, और उसमें से आसानी से आप ढूंढ सकते हो कि अगर दोनों ही नाउन है तो कौन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है यहाँ पे, और उसका रेफरेंस यहाँ दिया रहेगा। जैसे नीरज चोपड़ा, तो यहाँ वर्ल्ड कप ही होगा या ओलंपिक होगा, है कि नहीं, आपको ऐसा दिया रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीपोजिशन के बाद भी आपको नाउन की जरूरत पड़ती है, और तब आपको जो ऑप्शन है वहां ढूंढे कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दिया है कि नहीं। देखिए आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो बता रहा हूं वो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसके बाद है, अब यहां देखिए, यहां दिया हुआ है एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज नीड्स टू क्वालिफाई अ वर्ब, और यू कैन से एन एडवर्ब इटसेल्फ, जो वर्ब भी क्वालिफाई करे, एडवर्ब को क्वालिफाई कर, खुद तो क्वालिफाई करे। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन द ब्लैंक इज आफ्टर वर्ब, यानी कि आपको वर्ब दिया हुआ है और वर्ब के बाद आपको एडवर्ब दिया हुआ है, यानी कि
एडवर्ब क्या करता है, वो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, है कि नहीं। माई फादर लिव्स इन केरला, मेरे पिताजी केरला में रहते हैं। आई विजिट, विजिट क्या है, वर्ब है। उन्हें मैं विजिट करता हूं, उन्हें मिलने जाता हूं। कैसे मिलने जाता हूं, देखिए ये क्या बता रहा है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ऑफन क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी, कि आप कितने बार अपने पिताजी से मिलने के लिए जाते हैं। तो देखिए विजिट वर्ब है, हाउ ऑफन यहां पे दिया हुआ, कितनी बार जाते हैं तो ऑफन, प्रायः ही मैं जाता हूं उनसे मिलने के लिए। तो ये जो ऑफन है ये विजिट नाम के वर्ब को क्वालिफाई करता है। ये क्या है, एडवर्ब है। तो अगर यहां ब्लैंक दिया हुआ है then you need to understand it, you need to comprehend this very carefully, that it is whatever word is going to fill here, it is going to qualify the word visit, which is none other than a verb. Now if it is a verb, we need an adverb in the blank in order to qualify the word visit. अगर आप ये समझते हैं कि ये वर्ब है, इसे हमको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वहां से उन ऑप्शंस को बाहर निकालिए जो एडवर्ब की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। लाइक हियर, आई वॉच इंग्लिश मूवीज, मैं अंग्रेजी मूवी देखता हूं। तो वॉच का मतलब होता हूं देखता हूं। सवाल ये कितनी बार देखते हो, तो कह रहा है वॉच ओकेशनली, LY है यानी कि क्या है, ये एडवर्ब है। कैसे पता, यहाँ ब्लैंक था, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे आई वॉच इंग्लिश मूवीज डैश, मैं अंग्रेजी मूवी कितनी बार देखता हूँ, ओकेशनली, प्रायः ही मैं ओकेशन वाइज में देखता रहता हूँ। तो यहाँ पे जो ओकेशनली है, ये जो वॉच जो वर्ब है इसे क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। यानी कि वर्ब के बाद देखिए एडवर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बिफोर द सब्जेक्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में, यानी कि सब्जेक्ट, ये देखिए ये क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले भी कभी कभी जो है, कई बार हम यहाँ पे एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्चुनेट, उससे क्या बना, फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, ही एस्केप्ड द एक्सीडेंट, वो दुर्घटना से बच गया। तो सब्जेक्ट तो आपका यही है, स्टार्टिंग है ये, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है, कभी कभी सब्जेक्ट्स के पहले से। देखिए यानी कि फॉर्चुनेटली एस्केप्ड, एस्केप्ड मतलब बच गया, कैसे बच गया, भाग्यवश बच गया। तो यहाँ फॉर्चुनेटली एस्केप्ड यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये पोजीशंस हैं, ये पोजीशंस है एडवर्ब के कि कहाँ कहाँ पे एडवर्ब को इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, कंजंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, ये तो आएगा ही क्लोज टेस्ट में। क्या करते हैं, तो जानते हैं, टू वर्ड्स या टू सेंटेंसेस सेम कैटेगरी के, आप उसको ज्वाइन करने के लिए हम लोग जो है कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि हमें ही और ब्रदर, ठीक है, क्या इसको जोड़ना है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आइदर ही और हिज ब्रदर, और नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर। तो आइदर ही और हिज ब्रदर हैज संग दिस मेलोडियस सॉन्ग, या तो उसने या तो उसके भाई ने इतने सुंदर गीत को गाया है। देयर इज अ अल्टरनेटिव चॉइस, तो जहाँ पे विकल्प है, जहाँ पे अल्टरनेटिव चॉइस है और सेंटेंस पॉजिटिव है, हम उसके लिए जो कंजंक्शन जो यूज होता है वो है आइदर और नेगेटिव के लिए क्या इस्तेमाल करता है, अल्टरनेटिव के लिए नाइदर नॉर। तो आपको कंजंक्शन का पूरा नॉलेज होना होगा ना, सिर्फ यहाँ ऐसे पढ़ लेने से नहीं होगा, बल्कि ये चैप्टर आपको थॉरोली पता होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, और इसको अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। आई गेव हिम मनी, मैं अब उस समय एज वेल एज की बात कर रहा था, और क्या दिया, कपड़े दिए, मतलब मैंने उसे पैसे दिए और कपड़े भी दिए। जब भी इन एडिशन टू की बात होती है, या एक्स्ट्रा कुछ देने की बात होती है, एक्स्ट्रा कुछ देने की अगर बात होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की बात होती है, तो वहाँ पे हम जो कंजंक्शन है एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं, कि मैंने उसे पैसे दिए और पैसे के साथ साथ मैंने उसे कपड़े भी दिए, और ऐसे ही सेंस में हम लोग एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी क्या है, कंजंक्शन है जो दोनों वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। ये भी क्या है, कंजंक्शन है जो दो सेम सब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम कर रहा है। तो देखिए दोनों कैटेगरी सेम है, इसको जोड़ा गया है, ही ब्रदर, दोनों एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, दोनों सब्जेक्ट्स हैं, दोनों सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, यहाँ दोनों वर्ड्स को जोड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंजंक्शन का नॉलेज भी हो, और देखें कि ब्लैंक आखिर कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिमांड करता है। आगे देखते हैं, आर्टिकल भी किसे क्या कहते हैं, डिटरमाइनर कहते हैं। ये डिटरमाइन करता है जो रिलेशनशिप है ना, उसको इंट्रोड्यूस करता है, डिटरमाइन करता है। जैसे इट इज रिक्वायर्ड व्हेन द ब्लैंक इज बिफोर अ नाउन, किसी नाउन के पहले, यानी कोई नाउन है, नाउन के पहले मैंने कहा कि एडजेक्टिव भी आता है, लेकिन एडजेक्टिव अगर ना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि नाउन के पहले क्या हो,
अगर मुझे इसका नंबर बताना हो तो हम आर्टिकल का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे तो नाउन के पहले हम आर्टिकल का भी इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि ए, एन और द हम नाउन के पहले ही तो करते हैं ना। ए और एन का मतलब होता है एक, और दी जो है वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज़ के पहले लगता है, यूनिक के पहले लगता है। ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून, यहाँ पे ब्लैंक है, तो आइदर यहाँ पे एडजेक्टिव फिल कर सकते हैं या यहाँ पे आर्टिकल फिल कर सकते हैं, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव अगर उसकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कौन सी यूनिवर्सिटी। ऐसा बोल सकता है ही होप्स टू ज्वाइन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सून। कैसा यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज, मतलब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पूरा नाम है, ठीक है। पर यहाँ बोला वो एक जल्दी ही एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा। नाउ यहाँ पे आर्टिकल ए लगाना है। पहला बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी का जो यू है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। कैसा है? यू, ऐसा हिंदी का यू, या कॉन्सोनेंट साउंड है, या ऐसा कह सकते हैं यूनिवर्सिटी। तो इसके पहले कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगाना जरूरी है। और ए और एन जो है ना वो इनडेफिनिट आर्टिकल है, यानी जिनके पहले इनका इस्तेमाल होता है उनके बारे में ठीक ठीक पता नहीं होता कि आखिर वो है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है ये पता नहीं है, इसलिए यहाँ ए का इस्तेमाल हुआ। और वॉवेल साउंड होगा तो क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। तो नाउन के पहले मोटे मोटे तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल का, बिफोर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के पहले या सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दुर्योधना वाज डैश एल्डेस्ट सन ऑफ धृतराष्ट्र। एल्डेस्ट जो है वो कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव। और सबको पता होता है कि सुपरलेटिव यानी कि आप एल्डर, ठीक है, उसे क्या बनता है? एल्डेस्ट, ठीक है, इसमें EST ST होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके पहले हमेशा दा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? दा, ये सब नहीं होगा। आगे देखते हैं। द हायर यू गो द थिनर द एयर बिकम्स। जितना ऊपर आप चढ़ते जाएंगे उतनी हवा पतली होती जाएगी, यानी ऑक्सीजन कम होता जाएगा। यानी यहाँ पे कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पे कौन सी डिग्री है बच्चों? यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हाई से बना हायर, थिन से बना थिनर। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? हाईएस्ट, थिनेस्ट। तो जब भी इस तरह से कंपैरेटिव, दो जगहों पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, बीच में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना ज़्यादा आपको मिलेगा उतनी ज़्यादा आपकी आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम दोनों जगह आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये भी नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं मान लेता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन। आगे क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन मैंने बताया इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिलेट टू वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मैंने सेंटेंस में दिए किसी स्पेसिफिक दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए उसका रिलेशन, किसी एक वर्ड का रिलेशन उसी सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ दिखाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन यानी किसी वर्ड के पहले आकर उसके पोजीशन को फिक्स करना कि उसकी क्या महत्व है। नाउ द पुलिस आर डैश with enforcement of law and order. Now this is very important. I am giving it 3 star. Why I am giving it 3 star? Let me explain. अब मैंने ऐसा क्यों करा? अब आप देखो कारण क्या है। यहाँ पे ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद क्या है? विथ है। प्रीपोजिशन में क्या होता है? बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते हैं जिनके साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो वर्ड होगा उस वर्ड के साथ कोई स्पेसिफिक प्रीपोजिशन ही जाएगा, कोई और नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ पे विथ है, रिस्पॉन्सिबल के साथ टू लगता है, फॉर लगता है, ये नहीं होगा। अकाउंटेबल के साथ भी टू लगता है, फॉर लगता है, नहीं होगा। नेसेसरी के साथ टू का इस्तेमाल होता है। एंश्योर्ड के साथ हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं। अब बताओ, अगर आपको ये पता है कि प्रीपोजिशन में इस तरह से एप्रोप्रिएट केसेस में अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं, तो आपका आसानी से आंसर हो गया कि यहाँ पे क्या आंसर होगा? इंटरेस्टेड। और अगर आप मीनिंग भी देखें तो पुलिस को ही तो कानून की व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसके ऊपर पूरा विश्वास किया जाता है, तो इंटरेस्टेड भी उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वही ऐसा कर सकते हैं। बाकी को हमने कैसे आउट किया? बहुत ही आसानी से। हमें पता है किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। अगर ये पता है तो हमारा आंसर कौन होगा? इंटरेस्टेड। बुक्स गिव्स अस ऑल द इंफॉर्मेशन डैश अ मैन। किताब से हमें इंसान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन? डैश अ मैन।
तो यहाँ भी पढ़ेंगे तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, अबाउट, इन्फॉर्मेशन अबाउट अ मैन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि प्रीपोजिशन का फंक्शन एक्चुअली है क्या। एक आता है इस तरह सिंपल और एक आता है एप्रोप्रिएट केस वाला, जहाँ पे इंटरेस्टेड है इनके साथ ही विथ लगेगा, बाकी के साथ टू फॉर, टू और बाई का इस्तेमाल हो रहा है, तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है वर्ब का इस्तेमाल। वर्ब के बिना सेंटेंस तो फॉर्म ही नहीं कर सकते आप, कोई मीनिंग नहीं आएगा। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन द ब्लैंक इज आफ्टर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं वर्ब और उसके बाद क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट अगर जरूरी है। ये है बेसिक फंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी करेगा उसे ही तो वर्ब कहते हैं ना, वर्ब इज एन एक्शन, एक्शन वर्ड। तो बिना एक्शन वर्ड के कहाँ से रिएक्शन होगा। देखिए, आफ्टर एन ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है उसके टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, कि आप किस टेंस में यह फंक्शन करोगे, उसकी पूरी मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए काम में आता है। इट इज सेड, ऐसा कहा गया है, दैट कैमल्स कैन डैश, देखिए कैन, कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कैन प्रेजेंट टेंस में है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। अगर कुड होता तो भी फर्स्ट फॉर्म में आता। इट इज सेड दैट कैमल्स कैन डैश अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 800 माइल्स इन 8 डेज। ऐसा कहा जाता है कि 8 दिन में 800 माइल की दूरी जो है ऊंट जो है तय कर सकता है, ये इसकी एबिलिटी है। और जब किसी चीज़ की एबिलिटी की बात करते हैं तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए, अगर आपको डिस्टेंस जाने का बात है तो कैमल तो मेजरमेंट लेके उसे माप नहीं सकता, किसी को लीड कर नहीं रहा है, बल्कि वो खुद 800 माइल की दूरी तय कर रहा है। रिड्यूस करने की बात ही नहीं है, वो दूरी तय करने की बात है। रीच भी करने की बात नहीं है, आपको दूर जाना है, रीच करने की बात नहीं है। यानी क्या करते हैं आप, कवर करते हैं, COVER। तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, और आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी ये बताता है कि वो किस टेंस में है और अगला किस टेंस में आएगा। कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कैन अगर कुड हो जाए तो इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कैन ऑलरेडी पास्ट टेंस चला गया, मेन वर्ब का हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिंकिंग वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं जब सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो और केवल ऑक्सिलरी वर्ब से ही सेंटेंस को लिंक करना हो, तो लिंकिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। जैसे कि ब्लैंकेट को हमें लिंक करना है किसी ग्रीन, कि ब्लैंकेट हरा कलर का है, यानी जो कंबल हमारे पास है वो हरे रंग की है, और इसे लिंक करने के लिए केवल क्या चाहिए हमको, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। चूंकि यहाँ पे मेन वर्ब मिसिंग है, ये ऑक्सिलरी वर्ब ही क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा या लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। तो वर्ब का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, वर्ब के बिना तो आप सेंटेंस को फॉर्म ही नहीं कर सकते, और क्लोज टेस्ट करने के लिए वर्ब को जानना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, आगे क्या है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, जब वर्ब जिसका अपना एक मीनिंग होता है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, लेकिन वर्ब के साथ जैसे ही आप प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब। अब इसका मीनिंग जो है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, टू प्रिपेयर, लेकिन जैसे ही इसके साथ आप आउट नाम का प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं, मेक आउट, तो मेक आउट की मीनिंग जो है ना वो पूरी की पूरी बदल जाती है दोस्तों। क्या हो जाता है, टू अंडरस्टैंड। तब इसका मतलब क्या हो जाता है, टू अंडरस्टैंड, कुछ पकाना या बनाना नहीं। मेक का मतलब होता है टू प्रिपेयर समथिंग, बनाना। मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, चीज़ों को समझना। तो ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके क्लोज टेस्ट में। काफ़ी सवालों के जवाब तो केवल फ्रेजल वर्ब से ही मिल जाते हैं, कि हमें पता होता है कि इस वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, और मीनिंग भी ध्यान देना है आपको। द टीचर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर, यानी टीचर ने उसके इस बिहेवियर के पीछे का कारण जानने के लिए बुलाया। कॉल्ड फॉर यानी आस्क्ड, यहाँ कॉल्ड फॉर का क्या मतलब होता है, आस्क्ड। और आपको ये भी देखना है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। उस हिसाब से आप अपने ऑप्शन से बहुत ही केयरफुली वर्ब को चूज करें। अगर प्रेजेंट टेंस है तो कॉल्ड कभी नहीं होगा, कॉल फॉर होगा, है कि नहीं। पास्ट टेंस है तो कॉल्ड फॉर होगा, फ्यूचर है तो इसके पीछे विल, शैल, इसका इस्तेमाल, वुड या कुड का इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे कॉल्ड फॉर का मतलब होता है द टीचर आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ, टीचर ने उसके इस बर्ताव के लिए कारण पूछा। आई एम हैविंग सम ट्रबल वर्किंग आउट द सॉल्यूशन। वर्किंग आउट का मतलब होता है सॉल्व करना, क्या करना, सॉल्व करना। आई एम हैविंग सम ट्रबल, कैसे मालूम चला, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए मतलब सॉल्व करने के लिए मुझे समस्या हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ वर्किंग आउट का मतलब, वर्क माने काम करना,
लेकिन वर्कआउट का मतलब होता है सॉल्व करना, सॉल्यूशन निकालना। तो इसका मीनिंग अलग है, वर्ब का मीनिंग अलग है, फ्रेजल वर्ब जो है पूरी तरह से वो अलग एक आयाम है, अलग डायमेंशन है। इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और एक खुशखबरी देना चाहता हूँ काबिल एकेडमी पे कि फ्रेजल वर्ब की वीडियो कल से शुरू हो रही है। जी हाँ, आज मैंने एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन डाल दी, आज ये क्लोज टेस्ट की वीडियो भी आ जाएगी। और कल से ये जो मैंने भी कहा ना फ्रेजल वर्ब, इस पर एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ जो यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स होंगे, उनका एग्जाम से डायरेक्ट रिलेशन होगा। और आपको पूरी गारंटी है कि अगर आपने मेरी फ्रेजल वर्ब की वीडियो देख ली और बाकी सारी वीडियो देख ली, खासकर फ्रेजल वर्ब की, वोकैब की, एक बार वीडियो देखने के बाद पूरी गारंटी है कि लाइफ में कभी भी वो वर्ड आप नहीं भूलेंगे, चाहे फ्रेजल वर्ब हो, चाहे वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, कोई भी वर्ड ले लीजिए आप। तो ये फ्रेजल वर्ब था। तो आगे देखते हैं एडजेक्टिव, यानी टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन को क्वालिफाई करता है या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ कहता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो जैसे कि शी इज़ अ ना शी डैश गर्ल, अब यहाँ पे एक आर्टिकल है, यहाँ पे नाउन है, कैसी लड़की है इसे बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। ऑप्शन में देखिए एडजेक्टिव कौन कौन है, जो एडजेक्टिव नहीं है उन्हें एलिमिनेट करें, जो एडजेक्टिव है उसमें से एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ डालें। तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। द फाइबर ग्लास इज, फाइबर ग्लास है, कैसा है? तो फाइबर ग्लास कैसा है? अनब्रेकेबल है। तो अनब्रेकेबल क्या है? एडजेक्टिव है। इस तरह से भी आ सकता है। मैरी वॉन्ट्स टू मैरी दैट हैंडसम गाय, कैसा गाय, कैसा लड़का? खूबसूरत लड़के से शादी करना चाहती है, खूबसूरत लड़के से जो है वो शादी करना चाहती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? मैरी वॉन्ट्स टू मैरी दैट हैंडसम। तो हैंडसम यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव, the word is used to specify something about the noun or a pronoun. It's very important to find its location. Now, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पे है ये जो कॉमन सेंस आपकी मेच्योरिटी से आती है, अप्रोप्रिएट और कॉमनली यूज्ड फ्रेजेज और प्रोवर्ब, यानी कि वो आम फ्रेजेज या कहानियाँ या इडियम्स या लोकिक्तियाँ जो हमेशा वैसे ही बनी थी और आज भी वैसे ही यूज़ हो रही है, आप उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, उस पर ग्रामर का कोई रूल ही अप्लाई नहीं होता, बस जैसे है वैसे रखो उसको आप, ठीक है। जैसे दे फाइनली सॉ डैश ऑन द बिजनेस डील, आई टू आई। ना आई टू आई का मतलब होता है एग्री होना। क्या होना? एग्री होना, यानी कि वे लोग फाइनली जो है बिजनेस डील को लेके सहमत हुए। अब आई टू आई का मतलब एक इडियम है, प्रभाव है, इसका मतलब होता है कि आई एम एग्री, ठीक है। आई ओनली गो टू सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, यानी कि बहुत ही कम, वो सिनेमा देखने बहुत ही कम जाता है। ये बताने के लिए हमने क्या यूज़ किया? प्रभाव यूज़ किया। क्या नाम है? वंस इन अ ब्लू मून। ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये भी आपको हेल्प करता है। व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ते हैं, भाई सुअर उड़ता है क्या? कार्टून में उड़ता है, ठीक है ना, वो जो पापा पेग जो है, पेग पापा जो क्या ना पता नहीं क्या है, तो उसमें सुअर उड़ते हैं, मतलब इम्पॉसिबल थिंग। इसका क्या मतलब है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एक्शन, जो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो व्हेन पिग्स फ्लाई शी विल टाइडी अवर रूम, जिस दिन सुअर उड़ने लगेंगे उस दिन वो अपना रूम साफ करेगी, यानी वो कभी भी रूम साफ करे माने सुअर ना उड़ेंगे ना ही वो रूम साफ करेंगे। फ्यूल दिस डेज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि आजकल जो महंगाई है, ठीक है ना, वो ऐसा हो गया है कि एक हाथ और एक पैर जो है बेचना पड़ेगा। ऐसा है नहीं, पर ये ईडियम है, एक प्रभाव है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, कुछ एप्रोप्रिएट और कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, और ये आपको हेल्प करते हैं, कभी कभी क्लोज टेस्ट में 1 या 2 नंबर लेने में आपको मदद दे देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँ, इसके बिना तो काम नहीं बनेगा। देखिए वोकैबुलरी, वर्ड स्टॉक। भाई देखो भाई, आपके पास वोकैब का स्टॉक होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? अभी कोई सामान तो है नहीं, खरीद के लाके स्टॉक कर लिए घर में। वर्ड स्टॉक जो है डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये होगा नहीं। डेली आप चीज़ों को देखें, जैसे बीमार होने पे हम लोग सुबह दोपहर शाम, डॉक्टर कहते हैं ना खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद आपको ये दवाइयाँ लेनी है, ठीक उसी तरह से मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ कि जब सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद आप वर्ड ज़रूर पढ़ें, और रोज़ पढ़ें। और आज जो पढ़ लें कल उसे रिवाइज करें, फिर नया पढ़ें। और रोज़ ऐसा अगर करते हैं तो इसकी पूरी गारंटी है कि पूरा वर्ड स्टॉक आपको याद होने वाला है। और प्लस उसको अप्लाई भी करें, उसके सेंटेंस बनाएं, उससे पैराग्राफ फॉर्म करें, ताकि आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो भी आपका अच्छा हो जाए। सो वर्ड स्टॉक चाहिए। और तीसरा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेकिन इट शुड बी परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस सभी करते हैं, पर सबकी नौकरी नहीं होती है ना।
SBI क्लर्क की नोटिफिकेशन आई है, 5008 प्लस वैकेंसी है, अलावा 478 बैकलॉग की वैकेंसी है। तो इतनी की नौकरी होगी ना, बाकी तो छट जाएंगे। तो बाकी क्या प्रैक्टिस नहीं करते हैं? करते हैं। तो उनमें और जिनकी नौकरी हुई है उनमें सिर्फ क्या का फर्क है? परफेक्शन का। तो लोग ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ता आपने खूब पढ़ लिया है ना और बाकी 2 महीने आप बैठ गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर खरगोश की तरह अचानक से दौड़ जाओगे या फिर 2 घंटे सो जाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जो कहानियां ने पढ़ी थी कछुए की तरह जो है, आप स्लोली चलिए, धीरे धीरे चलिए, लेकिन चलते रहिए, आप रुकिए मत। अपने कदम पे एक एक पेज आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देखिएगा आप अपने मुकाम तक एक दिन ज़रूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रैक्टिस जो हो वो काफ़ी परफेक्ट हो। तो बच्चों बताइए कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो जो मैंने क्लोज टेस्ट पे मैंने बनाई है, और मैंने लगभग 11:15 बजे मैंने ये शुरू किया था और अभी 11:30 बज रहे हैं। तो देखिए काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, बहुत रिसर्च करी है मैंने। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये पसंद आई होगी। जो पुराने हैं वो तो देखें, और जो नए हैं उनके लिए तो ये एक आशीर्वाद की तरह है, बहुत बूंद की तरह है कि इसे देखें। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर करें सबके साथ, सब्सक्राइब कर लें काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल को, कि आने वाले समय में काबिल एकेडमी आपको बहुत कुछ देने वाला है जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बैंकिंग के लिए हर चीज़ आपको मिलने वाली है। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियो बन रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप सभी को गुड लक, और आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू।